तुरंत क्षेत्र में आज बात हो रही है कि कैसे कोई लादेन और डॉक्टर कलाम की तुलना कर सकता है, लेकिन यहां पर ऐसा हुआ है और इस पर अब खूब जमकर राजनीति हो रही है। प्रशांत साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत पवार जी हैं जो अजीत पवार एनसीपी गुट से हैं। प्रशांत पवार जी, आप भी अपना एक रिएक्शन जल्दी से दे दीजिए, क्योंकि संतोष जी ने तो बोल दिया कि भाई वो कंडेम करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के बड़े चेहरे अभी इस पर मौन साधना में हैं। नहीं, वो संतोष जी चले गए, लगता मैं आने के बोलने के पहले। नहीं, वो आ जाएंगे, उनका कैमरा बंद है। संतोष जी कैमरा ऑन कर लीजिए, प्रशांत जी को और या किसी को भी आप दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा है, आ गए संतोष जी हैं जी। अरे संतोष जी आ गए। अब संतोष जी को वो बोल नहीं सकते, उसका कारण बहुत, क्योंकि जितेंद्र आव्हाड साहब मेरे भी बहुत पुराने दोस्त हैं। अच्छा, क्या ये बिना पढ़ाई किए हुए बोलते अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो मिसाइल मैन है, वो उनकी बराबरी लादेन के साथ में करना, यानी कितना शर्मनाक बात। हमारी एनसीपी अजीत दादा पवार गुट की ये फुले शव आंबेडकर के विचारों पे चलने वाली, हम ये तुष्टिकरण पे बिल्कुल विश्वास नहीं रखते, लेकिन आज एक आतंकवादी की अगर बराबरी माजी राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम साहब के साथ में करे तो ये भारत शर्म से सर झुक गया है। इसके लिए राष्ट्रवादी शरद पवार गुट ने इससे माफी मांगना चाहिए। अरे अभी वो संजय राउत कहां गए? वो तो हिंदुओं की और इसकी और उसकी बातें करते, तो डॉक्टर एपीजे कलाम साहब को आतंकवादी के साथ है तो उनका वो प्रेम कहां गया हिंदुस्तान का? तब कहां सोए हुए है क्या अभी वो? और ये यार किसी ने दूसरा तो सुबह से इनका भोंगा बजा रहा था, ये पार्टी ने ऐसा किया, ये पक्ष ने ऐसा किया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को ऐसा। अब कहां गए ये लोग? कहां गए कांग्रेस वाले? अब बोलो ना इसके ऊपर में कहां गए जितेंद्र आव्हाड? नहीं तो जितेंद्र आव्हाड तो सुबह से उसके ऊपर में शुरू हो जाते थे, लेकिन वो बोल नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब कितनी पढ़ाई की है ये उनको थोड़ी ना मालूम है। अब वो तो बोलते लादेन की किताब पढ़ो। साला ये तो इससे शर्मनाक चीज और कोई नहीं हो सकती देश के अंदर में। यानी अभी लादेन की किताब पढ़ के क्या भारत देश के नौजवानों को ये क्या लादेन बनाना चाहते हैं क्या? संतोष जी, सवाल यही है कि देखिए, वो कह रही है कि हम तो शिक्षा के महत्व को समझा रहे थे। शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए ये उदाहरण क्या तर्कपूर्ण लगता है? शिक्षा का उदाहरण ऐसे दिया जाता है? संतोष जी देखिए मैडम, मैं जो आपकी डॉक्यूमेंट्री इस पे आई है मैं वो देख नहीं पाया, मैं आपसे लेट ज्वाइन हुआ। मुझे तथ्य इतना ही पता है ऐसा करती हूँ मैं वो बयान दोबारा सुनवा देती हूँ संतोष जी, क्योंकि मैं जितना पर्सनली संतोष जी को जानती हूँ वो बहुत सीधे साधे व्यक्ति हैं, लेकिन इतने भी मासूम नहीं है। अब मुश्किलें हो गई है, मैं समझ सकती हूँ संतोष जी, अब ऐसी बात हो गई है ना जिसे ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे। नहीं, वो बयान जरा फिर से सुना देते हैं स्क्रीन पर, वो बयान ऋता भाट का बयान प्लीज जल्दी से। ओसामा बिन लादेन की बायोग्राफी पढ़ो। जिस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम साहब बने, उसे उसी तरीके से ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट बना। लेकिन क्यों बना? पैदा इसी को देगा ना। ऐसे बड़े बड़े। संतोष जी, अब आपने सुन लिया ना, आप बताइए। मैं पहले भी कह चुका है, ये जो तुलना हुई है, ये तुलना बिल्कुल एक्सेप्ट करने और स्वीकार करने योग्य नहीं है। ठीक, दूसरी बात आता हूँ आपके विषय में, लेकिन ये संतोष सिंह जी एक्सेप्ट कर रहे हैं ना? क्या शरद पवार इसे डिनाई करते हैं? शरद पवार क्या इसकी निंदा करते हैं? का विरोध कर रही है क्या? प्रशांत पवार जी के सवाल का जवाब दे देता मैं। हाँ दीजिए। हाँ पवार साहब एक सेकंड को बोलने दीजिए। प्रशांत पवार जी, पार्टी विरोध कर रही है क्या? अभी सब आपने सवाल पूछा तो उनका आंसर भी ले लीजिए ना सर, अगर एक आतंकवादी से किया जाए तो ये देश ठीक है कहाँ पे ले जा रहे हैं? ठीक है प्लीज आप उनको जरा बोल लेने दीजिए। संतोष जी बोलिए जल्दी से। आ रही हूँ राहुल सर, उसके बाद आपके पास ही आ रही हूँ। प्रवक्ता की कैपेसिटी से इस बयान को एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, इसका खंडन करता हूँ। और बोलिए प्रवक्ता के नाते और रही बात शरद पवार जी के मौन पर भी कुछ बोल। अच्छा चलिए संतोष जी, चलिए मैं थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सिंपल कर देती हूँ, थोड़ा सिंपल कर देते हैं।
सिर्फ इतना बता दीजिए, सिर्फ इतना बता दीजिए संतोष जी। ये कहना चाहती है क्या कि ओसामा बिन लादेन की किताब पढ़ो और उस मुझे तरफ मालूम ऐसी कोई किताब भी है क्या? ऐसा बोल रहे क्या वो? मुझे नहीं मालूम ऐसी कोई किताब भी है क्या? नहीं, ओसामा बिन लादेन किताब कब से लिखने लगा मुझे नहीं मालूम। संतोष सिंह ये सुनिए, आप संतोष जी को नहीं पता, लेकिन रुता आपको जरूर पता है। रुता तो कहती है कि बायोग्राफी पढ़ी है, रुता तो ये कहती है कि बायोग्राफी पढ़ी है। चलिए मैं थोड़ा सा आसान करने वाली थी आपके लिए कि इतना ही बता दीजिए कि ये चुप्पी क्या कहती है, ये चुप्पी क्या कहती है, ये सवाल मेरा था। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक थोड़ी ज्यादा है, जल्दी जल्दी अपनी बातें प्लीज रखिएगा। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जल्द मिलते हैं। मुद्दा बड़ा है, सरगर्म भी है, इसलिए जुड़ेगा जरूर। तो चुनावों से पहले चुनावी तपिश बढ़ चुकी है। एक तुलना की गई है, वो तुलना जो किसी भी राष्ट्रवादी के जहन में नहीं उतर रही है, गले से नीचे नहीं उतरती, क्योंकि अलकायदा सरगना खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन की तुलना देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ कर दी गई है। और ऐसे में जब बात निकल रही है तो दूर तलक जा रही है, राजनीति खूब सरगर्म है और यहाँ पर बहस भी खूब गर्म हो रही है। लेकिन इन सब के बीच में प्रोफेसर विदु रावल, देखिए जब भी बयान कोई दिया जाता है तो उस बयान के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है, और राजनीति में कहते हैं कि बयानों से स्पीड दी जाती है। लेकिन ये बयान कहीं इंडी गठबंधन के लिए स्पीड ब्रेकर तो नहीं हो जाएगा? देखिए, रीता अवार्ड ने जो बयान दिया, ये उन्होंने अपना डेब्यू किया इस बयान के जरिए। उनको और उनकी पार्टी के अंदर इसके बाद जिस प्रकार से उनका सम्मान बढ़ने वाला है, इस प्रकार का विचार रखने के लिए, हालांकि उनके प्रवक्ता की हालत बहुत पतली हो रही है। वो उन्होंने शुरू किया था आज छोटा मीडिया बड़ा मीडिया से, और फिर पूछने लगे रीता अवार्ड कौन है, कौन रीता अवार्ड, बार बार पूछते रहे। और फिर अंत में आकर उन्होंने पूछा कि मैंने ये बयान नहीं सुना, मुझे सुना दीजिए। तो खैर उनकी हालत जो है इस प्रकार से देख सकते हैं। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार की जहरीली शिक्षा छोटे बच्चों को ये दे रहे हैं, ये कोई नया नहीं है। ये मैं इसलिए डेब्यू कह रहा हूं और अच्छा डेब्यू कह रहा हूं इस तरह की पॉलिटिक्स करने वाले लोगों को, कांग्रेसवादी राजनीति करने वालों को, क्योंकि हमें वर्षों तक अकबर द ग्रेट पढ़ाया गया है, औरंगजेब की कसीदे हमें पढ़ाए गए हैं। अब ये ग्राउंड तैयार किया जा रहा है ओसामा द ग्रेट, ओसामा माय लॉर्ड की जो है चैप्टर्स जो है किस प्रकार से, अगर कभी इनकी गलती से भी सरकार कहीं आ जाए तो वो एनसीईआरटी में कैसे डाल दें। और फिर आपने कहा राष्ट्रवादी, इस पार्टी ने तो अपना नाम ही राष्ट्रवादी रखा हुआ था। ये तो मैं इलेक्शन कमीशन का जो है शुक्रिया करता हूं, उन्होंने उनसे ये नाम छीन लिया। और तब जो है आकर इनके प्रवक्ता पूछ रहे हैं कि कौन से संगठन में है। अरे संगठन तो आपका ही नहीं है इस समय किसी प्रकार का। इनकी लाचारी, इनकी बेचारगी जो है, आज इनकी राष्ट्रवादी शरद पवार गुट के जो प्रवक्ता हैं उनकी लाचारी और उनकी बेचारगी हमने अभी देखी है। लेकिन कांग्रेस वाले जो साथी हैं वो बार बार कह रहे थे सम्माननीय अब्दुल कलाम, पूजनीय अब्दुल कलाम। तो इतना जरूर मैं बता देता हूं कि जब कांग्रेस ने जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी पार्टियों के साथ जो एनडीए ने अटल जी की सरकार में उनको नामित किया था, उस समय कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया था उनके लिए, जिनको आज जीवित रहते तो ये सम्मान दिया। और मरणोपरांत किस प्रकार से उनकी तुलना ओसामा बिन लादेन से करके कर रहे हैं, ये इनका जो सीधा तो करें तो क्या करें, क्योंकि उनके नेता तो पहले ही, पवन साहब आपके नेता तो पहले ही ओसामा को ओसामा जी कह चुके हैं। याद है ना आपको दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा था ओसामा जी करके, जब इस देश में बड़ी आग लग गई थी इस बयान पर। पवन डोगरे साहब, बात मैं बताना चाहता हूँ। हाँ जी। जिस तरीके का पक्ष ये बाकी के जो हमारे विरोधक गठ के लोग हैं ये रखना की कोशिश कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि भाई चलो एक ऐसा विषय इनके सामने आया है कि ये मुद्दे को पब्लिक में लेके जाके इसको गरमाते हैं, है ना। वो ये नहीं सोच रहे कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये कौन से व्यक्ति है, उनके बारे में क्या बात की जा रही है। आपको ये समझ में नहीं आता है, आप नेशनल टेलीविजन के ऊपर भारत के एक ऐसे सम्माननीय नेता के बारे में बात कर रहे हैं जो नेता की प्रतिमा आज पूरे विश्व में उछली हुई है। आज नहीं डोगरे साहब आप एक बात कह रहे हैं कि ये मुद्दा उठा रहे हैं, मुद्दा आपके विरोधियों ने कहा उठाया, मुद्दा तो आप ही की गठबंधन से जुड़ी हुई पार्टी के नेता की पत्नी ने उठाया। और बात अभी यहीं तक सीमित नहीं है, आप ही लोग एनसी के साथ मिलकर भी जम्मू कश्मीर में है, वो अफजल गुरु के लिए आंसू बहाते हैं, यहाँ पर एनसीपी लादेन की जीवनी पढ़ने को कहती है। तो ये क्या मतलब है, कौन सी मानसिकता है? जम्मू कश्मीर
कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक आप लोगों को क्या आतंकियों में ही रोल मॉडल नजर आता है? दिल्ली के अंदर मेरा भी तो सुनिए, आप होस्ट है तो हमारा भी तो सुनिए। एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों को रात वही थी, रात बाटला हाउस एनकाउंटर के मारे गए आतंकवादियों को रात वही थी। सोनिया हिंदुस्तान में नक्सलाइट वही है, उनकी भी पढ़ाई करना पड़ेगा क्या? ये पूछिए ना उनको। कल ठीक है, तो ये बोलेंगे डोंगरी साहब की आवाज जरा प्लीज ऑडियो बढ़ा दीजिए। मुझे लगता है डोंगरी साहब आप ऑन द वे हैं, आपकी आवाज भी कट रही है। कि कांग्रेस वालों से पूछो ये नक्सलाइट भी ये है ठीक क्या? है, पवन डोगरे। हाँ, यानी लादेन की तो पढ़ाई करने को बोले ही रहे, अब नक्सलाइट की भी पढ़ाई करेंगे क्या? अरे नक्सलाइट भी समाज में बनाया हुआ है, ऐसा इनका कहना है क्या? आप इनके पास में बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो ये सब ऐसे विषय निकाल के समाज में दुबड़ी निर्माण करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही प्रशांत है। कुमार जी एक सेकेंड, आप लोग आज आप मुझे बताएं कि आज बीजेपी और प्रशांत पवार और राजपुंज जी आप तीनों का आप लोगों ने मोर्चा बांध लिया है। मुझे लगता है संतोष जी मुस्कुरा रहे, सरेंडर कर चुके हैं वो, लेकिन मोर्चा पवन डोगरे साहब ने संभाल रखा है। जरा उनकी बात प्लीज आप लोग सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। पवन डोगरे साहब सुन, बोलिए। लावली जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये तीनों मान्यवर है जो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इन्होंने ये भी बात समझनी चाहिए कि नेशनल टेलीविजन के ऊपर एक ऐसे हीरो के बारे में बात हो रही है जिसको पूरा देश सलाम करता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को बच्चा बच्चा सैल्यूट करता है। भारत में उनके प्रति अगर किसी ने भी ये बात करी, मैं सिर्फ किसी पक्ष के नेता की बात नहीं करूंगा, भारत में किसी भी व्यक्ति ने अगर उनके बारे में ये बात कही होती तब भी व्यक्ति उनका खंडन ही करते थे, उनका निषेध ही व्यक्त करते थे। कहाँ निषेध व्यक्त हुआ सर? इसीलिए तो ये चर्चा हो रही है। अगर आप लोगों ने उसका खंडन किया होता, उसका निषेध किया होता, तो शायद ये एक परिपाटी नई परिपाटी होती। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। उद्धव ठाकरे ग्रुप के जो ये है प्रवक्ता संजय राउत, वो अभी तक के इसके ऊपर स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि वो तो कांग्रेस के भी प्रवक्ता है ना। वो देंगे ना आपका नहीं, वो तो कांग्रेस के भी प्रवक्ता है, तो उन्होंने अभी तक के स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? अरे वो तो सुबह उठ के सब पार्टी की वकीली करते हैं, तो अभी आज क्यों नहीं की उन्होंने? सकते क्या? क्योंकि आपको खुद नहीं पवन साहब देखिए, पवन साहब जब सार्वजनिक मंच पर बात रखी जाती है और जब किसी नेता से जुड़ी हुई, जनप्रतिनिधि से जुड़ी हुई या उनके संबंधियों से जुड़ी हुई बात रखी जाती है सार्वजनिक मंच पर, तो वो व्यक्तिगत नहीं होती है। ये बात तो आपको भी मानी होगी। बहरहाल राजपुंज साहब बहुत देर से चुप बैठे हुए हैं। राजपुंज साहब देखिए, चुनावी माहौल में अब बात तो कह दी गई है। वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ बड़ी देशज भाषा में ये कहा जाता है कि भाई रायता तो फैल गया, अब समेटते नहीं बन रहा है, या इंटेंसली ये किया गया है। राहुल गांधी कांग्रेस ब्रिगेड इसलिए चुप है क्योंकि अगर वो कुछ बोलेगी तो उनकी वो तुष्टीकरण की राजनीति, उस पर प्रहार हो जाएगा। अगर उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से कोई बोलेगा तो उनके लिए मुसीबत हो जाएगी, इंडी गठबंधन है। संतोष सिंह जी अपनी मजबूरी पहले ही जाहिर कर चुके हैं। राजपुंज साहब जी लावली जी, बिल्कुल ठीक बात है। और जिस प्रकार से रुता अवार्ड जी ने इस प्रकार से स्टेटमेंट दी है, तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और दूसरी तरफ ये जो आज सब चुप क्यों बैठे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी देशभक्ति की बात, अगर इतने बड़े आप देशभक्त हैं, पवन डोंगरे जी जिस प्रकार से बोल रहे थे, इधर संतोष जी बैठे हैं, इन्हें प्रमाणित करना पड़ेगा। इस प्रकार से कांग्रेस ने की है, आप चिंता न करें, आप दिखाएं भारतीय जनता पार्टी इसरो में दिए हैं, आप कम से कम उनकी बातों को बताएंगे या आपको बताते हैं को ढूंढ के लाएंगे। कांग्रेस के हजारों नेताओं ने आहुति दी है। देशभक्ति के कसीदे करते हैं, लेकिन जब आतंकियों की बात आती है तो फिर आप लोग मौन साधना में चले जाते हैं। आपके नेता जी और सम्माननीय सूचक बातें कहने लगते हैं, आपकी नेत्री आंसू बहाने लगती हैं। ये कैसी देशभक्ति है? ये तो आज तक ये देश समझ ही नहीं पाया है। रावल साहब जल्दी से काउंटर आंसर। देखिए, ये एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। मुझे जब डिबेट में आया था तब नहीं पता था कि यह बयान क्यों दिया गया, लेकिन अब जो है मोटा मोटा स्पष्ट होता जा रहा है। ये एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। कल को एक और चैप्टर जो है इंक्लूड करेंगे एनसीईआरटी में। अल कायदा द नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अल कायदा एक राष्ट्रवादी, जिस प्रकार से कह रहे थे ना अभी स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रभक्ति की बातें, जो नेहरू जी के तलवे, जो एडवीना माउंटबेटन के तलवों में वो तो जो फिसल रही है ना, यही आपका कल्चर है, यही आपका कल्चर है। जो जबान फिसल रही थी, आप क्या जबान नहीं फिस रही है,
नहीं कंप्यूटर क्या बोलते हैं नेहरू जी का प्रधानमंत्री, माजी प्रधानमंत्री सम्माननीय जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में क्या सम्माननीय तो आप ओसामा बिन लादेन को मानते हैं, सम्माननीय तो आप इस्राइल को मानते हैं, सम्माननीय तो बुरहान वानी को मानते हैं, सम्माननीय तो इशरत जहां को मानते हैं, सम्माननीय तो ओसामा बिन लादेन को मानते हैं। सम्माननीय आपके लिए कौन है बताऊं? वही लोग जिनके लिए आप पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, जिनके लिए आप जो है तैयार कर रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को आगे इतिहास की पुस्तकों में क्या पढ़ाएंगे। वही इशरत जहां भारत की बेटी हैं और शरद पवार ने सबसे पहले जाकर 1 लाख का अवार्ड, 1 लाख का इनाम जो है उनके जनाजे में, जब नमाजे जनाजा निकला था उसमें शामिल हुए थे उसी इशरत जहां आतंकवादी के, और 1 लाख का इनाम उसमें जो है उन्होंने घोषित किया था। याद करें, उसी तरह के उसी परिपाटी पे चलती हुई आज रीता अवार्ड ने अपना एक तरह से डेब्यू किया है, अपने यहाँ पर उन्होंने प्रस्थापित करने के लिए किया। सवाल तो ये ना, ये डेब्यू अब ऐसे माहौल में किया गया है जब चुनावी माहौल है, चुनावी तपिश है, और ऐसे में अब भारत की जनता बहुत कुछ समझती है। राष्ट्रद्रोह क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, इसकी परिपाटी अब हर किसी को तय कर लेनी होगी। केवल राष्ट्रीय लगा देने से या राष्ट्र लगा देने से कोई भी पार्टी या कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्रतिनिधि राष्ट्र से जुड़ता नहीं है, उसके लिए आत्मा से जुड़ना पड़ता है, और क्या वो आत्मा जिंदा है, ये बड़ा सवाल है। फिर मिलेंगे, थैंक यू सो मच। बड़ा सवाल था, और सवाल इसलिए भी बड़ा था क्योंकि शरद पवार गुट से ही जुड़े हुए हैं। जितेंद्र आवाड बड़े नेता हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, राइट हैंड कहे जाते हैं शरद पवार के, लेकिन उनकी पत्नी जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की तुलना करती हैं ओसामा बिन लादेन से, खूंखार आतंकी से, तो वही शरद पवार, जितेंद्र आवाड मौन साधना में चले जाते हैं। इंडी गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तरफ से एक शब्द नहीं बोला जाता है। उद्धव ठाकरे साहब भी मौन धारण कर लेते हैं। ये चुप्पी क्या कहती है? क्या ये चुप्पी एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए है, और वो विशेष वर्ग क्या आतंकियों के नाम पर खुश होता है? ये तय करने का समय आ गया है। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।